बात करेंगे हम पटेल इंजीनियरिंग की, HFCL की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की और टाटा पावर की। सबसे पहले हम पटेल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। पटेल इंजीनियरिंग को महाराष्ट्र से जॉइंट वेंचर में एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट मिल गया है जिसकी वैल्यू 202.30 करोड़ रुपीस है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इनको जॉइंट वेंचर में मिला है तो इसमें जो पटेल इंजीनियरिंग का शेयर रहेगा वो 80.92 करोड़ रुपीस रहने वाला है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पटेल इंजीनियरिंग की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि पटेल इंजीनियरिंग की जब मैंने डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें काफी डिटेल में मैंने चर्चा करी थी कि कंपनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करती है। यहाँ कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि इनको जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो ज्यादातर ज्वाइंट वेंचर में मिल रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब बच्चा छोटा होता है, एक बच्चे को हमें सींचना पड़ता है जब ही वो बड़ा होता है। तो आपको यहाँ समझना है कि पटेल इंजीनियरिंग में अभी तक आपको इतनी तेजी देखने को नहीं मिली है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किसी कंपनी को जब ऑर्डर मिलते हैं उसमें जो तेजी आती है वो एक टेम्परेरी है, लेकिन जब उन प्रोजेक्ट को मिलने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, जब वो प्रोजेक्ट पर काम चलता है, जब उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जब प्रॉफिट नजर आता है, तब वो एक्चुअल तेजी होती है, तब वो एक्चुअल में मैच्योर होता है स्टॉक। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि पटेल इंजीनियरिंग की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पर, और आज यहाँ ये स्टॉक ना अभी भी हमें बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको एनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आओ और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो अपने। तो जैसे हम एक इक्विटी होल्डर है ना, शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स खरीदे हैं तो इक्विटी, शेयर्स का मतलब ही यही होता है कि कंपनी की ओनरशिप है आपके पास। आपको एक मालिक की निगाह से कंपनी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी 5 साल में, 6 साल में, आपको उसके साथ खड़े रहना है, आपको उसके साथ चलते रहना है, और तभी वो एक बड़ा कुछ कर पाएगी कंपनी। अब बात करेंगे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। अब आपको बता दूं कि 15 सितंबर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को फिर से एक नया ऑर्डर मिल गया है जिसकी वैल्यू 3000 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 14,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी याद दिला दूं आपको कि जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट ने एंटिसिपेट किया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कि उनकी जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो 20,000 करोड़ रुपए तक मिनिमम रह सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, और वो वीडियो आपको डिटेल में देखनी ना, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है मैंने, उसकी करंट सिचुएशन के बारे में कंपनी की, तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको देख लेना, उसमें कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कंपनी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि डिफेंस की वैल्यू बढ़ रही है, और जिस हिसाब से इस कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं तो कंपनी आगे भी ऐसे ही रहने वाली है। और आपको ये भी बता दूं 11 सितंबर को इस स्टॉक ने 144 रुपीज़ का हाई बनाया है, तो ये इस स्टॉक की वैल्यू आगे भी बढ़नी तय है। हालांकि हो सकता है स्टॉक अभी नीचे आ जाए क्योंकि ये ऑर्डर अभी मिलने शुरू हुए हैं कंपनी को। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये तेजी जो है अभी टेम्परेरी वाली है, ये आगे स्टॉक और तेजी दिखाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ऑर्डर है अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ मिले हैं, तो इसका भी डिफरेंस आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं HFCL की। HFCL ने MP के जल निगम से एक प्रोजेक्ट जीता है जिसकी वैल्यू 1015 करोड़ रुपए है, और इसमें HFCL जो है EPS की सर्विस प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ जो मल्टी विलेज में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाने का काम करेगी HFCL। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि HFCL की जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि HFCL की जब डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई थी ना, तो उसमें भी हाल ही में एक मैडम ने कमेंट किया है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्की हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को काफ़ी हद तक प्लेज किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये कंपनी अगर इतनी ही अच्छी होती तो ये शेयर जो है हमें आज 70 और 80 रुपए में नहीं मिल रहा होता, ये शेयर हमें आज 600 या 700 रुपए में मिल रहा होता। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा
कि देखो अगर किसी भी कंपनी से हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो हमें ऐसी ही कंपनियों की तलाश करनी पड़ती है जहां पर कंपनी की जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके फ्यूचर में डिमांड रह सकती है और साथ ही साथ उस कंपनी में पोटेंशियल है समय के साथ कुछ चेंजेस लाने का और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा किसी भी कंपनी से अगर मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो हमें ऐसी ही कंपनियों की तलाश करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको भाई कम रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें जो अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो स्टॉक्स काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इस पॉइंट को बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, न्यू प्रोडक्ट ला रही है, तो यहाँ आपको उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ वो वीडियो की डिटेल एनालिसिस अगर आपको देखनी है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको कंपनी की पूरी एनालिसिस वहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ आपको मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हम सुज़लॉन की बात करें ना, देखो यहाँ पर तो सुज़लॉन को भी आपको ये देखना पड़ेगा कि इतने सालों से सुज़लॉन का शेयर क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा है। रीज़न उसका यही है कि उसकी जो प्रोडक्ट है, उसकी जो सर्विसेज है, उसकी डिमांड फ्यूचर में अब आने वाली है और उसकी ऑर्डर बुक की वैल्यू आपको भी पता है कितनी बढ़ चुकी है। इसको यहाँ समझना पड़ेगा कि जब हमें किसी भी स्टॉक से लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो हमें उस किसी भी कंपनी की फ्यूचर की जो एस्पेक्ट्स है ना उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो वैल्यू रहने वाली है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रही हूँ कि आओ और HFCL में इन्वेस्टमेंट करो, एनकरेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना एक पर्सनल व्यू शेयर कर रही हूँ। और आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। अब बात करते हैं हम टाटा पावर की। टाटा पावर को DFC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पूरे $425 मिलियन का फाइनेंस अप्रूवल दे दिया है तमिलनाडु में 4.3 गीगावाट के सोलर सेल और मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि टाटा पावर की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उस पर भी टाटा पावर साथ में काम करता जा रहा है। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि DFC क्या होता है, तो आप गूगल कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि टाटा पावर ने सिडबी के साथ भी एक MOU साइन कर लिया है MSMEs के सोलर एडॉप्शन के लिए, जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि टाटा पावर जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहा है, उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की नीड्स को भी पहले ही सॉल्व करता जा रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 14 सितंबर को टाटा पावर ने एक्सप्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एक PDA साइन किया है 3.125 मेगावाट के AC ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि टाटा पावर को अब जिस तरीके से ऑर्डर मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से टाटा पावर एक सही दिशा में काम कर रहा है। आने वाले वक्त में ये हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है, जितनी भी वीडियो बनाई है। तो आप इन वीडियोस को किसी भी तरीके की टारगेट वाली वीडियो या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है ना, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में कर रखी है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो तो प्लीज़ अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि मैं एक CB रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और आपको ये भी बता दूँ, अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में एक अच्छी एनालिसिस चाहते हो कि मैं प्रेजेंट करूँ आपके सामने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत लोग है ना वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके का कंटेंट आप लोगों के लिए डिलीवर करने में। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए स्टॉक के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। बाय बाय, ठीक है।